बाजार बोलता है। एफआईज के डेटा से शुरुआत करेंगे। एफआईज का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं हम, किस तरह की कल की उनकी बाई सेलिंग रही है और डीआईज का क्या रुझान देखने के लिए मिला है। तो एफआईज की जो सेलिंग है वो एक बार फिर क्वांटम बढ़ता हुआ 4488 करोड़ रुपए का, लेकिन डीआईज की जो बाइंग है वो 6000 करोड़ रुपए की देखने के लिए मिली है। तो ये डीआईज अभी भी मार्केट को संभालते हुए दिख रहे हैं इंडिया के। साथ ही एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि वहाँ से ही आई थिंक जो ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। डाउ में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली कल के सत्र में। शंघाई हैंसेंग अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे, खासतौर से हैंसेंग जहां पर कि करीब 2% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। वहीं निकाई और कोस्पी यहाँ भी देखें तो निकाई अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, यानी कि जापानीज़ मार्केट और हांगकांग के मार्केट में एक अच्छा रुझान देखने के लिए मिल रहा है। कोस्पी फ्लैट है, चाइना का मार्केट फ्लैट है। अमेरिका अच्छा चला, लेकिन कौन से शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उनकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। जो आज के सत्र में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, तो उनमें मोरपैन लैब करीब 7.5%, इरकॉन करीब 7%, सुला वाइनयार्ड करीब 7%, मैस्टेक 6.5%, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग करीब 6%। तो बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पर कि लिस्ट में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि कमज़ोर बने हुए हैं आज के बढ़े हुए मार्केट में भी। उसमें पावर इंडिया करीब 6.25%, जेन सोल्यूशन 5%, आवास में 3%, एलगी इक्विपमेंट और कैस्ट्रॉल में करीब 3 से 2% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज का जो दिन रहेगा वो काफ़ी अहम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लोबल खबरें काफ़ी हैं। पहली खबर तो जो इसकी शुरुआत करेंगे कि चीन के राष्ट्रपति जल्द अमेरिका जाएंगे। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कल, और उनका कहना है कि अमेरिका में उनका जो पूरा दल है जो चीन के राष्ट्रपति का, वो भी उनके साथ आएगा। तो जो एक बातचीत होगी ख़ास तौर से टैरिफ को लेकर, वो जाहिर सी बात है कि एजेंडे में सबसे आगे रहेगी। और ये जो बातचीत होगी इस पर दुनिया भर की नज़रें होंगी, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जब से वो चाइना से सबसे पहले पीछे पड़े हुए थे कि इन पर ज़रूर टैरिफ लगेगा, और उन्होंने लगाया भी। लेकिन अब जब बातचीत होगी तो शायद कुछ आउटकम निकले और उससे पूरी दुनिया को होप मिले कि जब उनका मैटर सॉल्व हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। सनी सर, क्या ये बात सही रहेगी कि अगर उनका मैटर सॉल्व होता है, उनकी मीटिंग जल्द से जल्द होती है, तो दुनिया भर को होप लग जाएगी कि कहीं ना कहीं आने वाला समय ठीक रहेगा? ये डेफिनेटली आई थिंक काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट को लेकर, और इट्स ऑब्वियसली इट विल बी ए गिव एंड टेक का काइंड ऑफ डील, जहां अमेरिका ये कोशिश करेगा कि उनका जो इंपोर्ट है चाइना से कम हो, और जो उनकी जो कंपनीज है यूएस में, उन्हें कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्ट के लिए मार्केट मिले, सो दैट इट कैन गिव बूस्ट टू यूएस मैन्युफैक्चरिंग एंड यूएस इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि any negotiation, any favorable outcome from a large trading partners like China, Canada, Mexico, as far as US is concerned, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा इंडियन मार्केट्स के परस्पेक्टिव से। हालांकि इंडिया जो है यूएस के रैंकिंग में काफी नीचे है, अगर आप ट्रेड का जो वैल्यू है वो देखेंगे तो। बट एनी पॉजिटिव डेवलपमेंट विथ रिगार्ड्स टू द लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर डेफिनेटली will be positive for an Indian economy and Indian equity markets also. ठीक है सर, ये जो मेटल कंपनीज हैं इनकी एक शिकायत है कि जितनी भी मेटल कंपनी है दुनिया की, कि चाइना अपनी स्टील या जो भी दूसरी मेटल्स हैं वो डंप कर रहा है उनके कंट्री में। इन नॉट ओनली इंडियन कंपनीज, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, थाईलैंड भी डरा हुआ है चाइना की स्टील कंपनियों से। और चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है वो विद इन द एशिया, उसमें वियतनाम, थाईलैंड, जितने भी उनके आसपास के कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन जगहों पर बड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। अब चाइना के चक्कर में हो क्या रहा है कि इन कंट्रीज़ की डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री काफ़ी पेन में है। कुछ कंट्रीज़ ने ड्यूटी लगा भी दी है, इनफैक्ट जापान, कोरिया, कुछ देशों ने लगा भी दी है चाइना की स्टील पर, लेकिन अभी इंडिया ने भी नहीं लगाई है और थाईलैंड ने भी नहीं लगाई है। आपको लगता है कि जो ये ड्यूटी लगने की बात है काफ़ी समय से चल रही है इंडियन स्टील कंपनियों की तरफ से, लेकिन अभी तक इस पर कोई आउटकम नहीं आया? जिस दिन आउटकम आएगा उस दिन ये स्टील कंपनियाँ कैसे रिएक्ट करेंगी? शेयर तो पहले ही चल चुके हैं थोड़ा बहुत। आई थिंक यस, आपका पॉइंट सही है कि स्टील कंपनीज की डिमांड काफी समय से रही है कि जो चाइना से जो डंपिंग चल रहा है स्टील सेक्टर में, उसे रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। बट अगेन वी हैव टू कीप इन माइंड कि गवर्नमेंट जो है उसे
कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर आप स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो देन देर इज एन इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोबाइल और फॉर दैट मैटर कैप गुड, जो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए की रॉ मटेरियल होता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इनपुट प्राइसेस बढ़ते दिखेंगे। तो जो एक स्टील सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा कुछ, हालांकि दूसरे सेक्टर के लिए एक निगेटिव हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच अल्टीमेटली गवर्नमेंट लेगी आगे जाकर के, बट नॉनदलेस इन केस steel any measures which are taken to support the steel industry in the form of anti-dumping duty will definitely be positive for all the steel companies। हमने हाल ही में देखे थे ये डंपिंग के चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जितने भी दिग्गज स्टील कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आई है। तो एनी रिलीफ विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर स्टील कंपनीज। दूसरी बड़ी खबर सर, आज डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत होगी, और ये बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि ये इससे 30 दिन का युद्ध विराम रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में लग सकता है। सर ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा? ये पहला सीज़ फायर होगा। अक्सर देखा गया है कि जब सीज़ फायर हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वो युद्ध रुक भी जाता है, तो ये शुरुआत मानी जाए। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा क्रूड ऑयल पर और क्रूड ऑयल की से जुड़े हुए शेयरों पर, लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसी कंपनीज पर? I think any positive development on war front definitely positive रहेगा। स्पेशली मुझे लगता है कि जो यूरोपियन फेसिंग इंडियन बिजनेसेस है, क्योंकि हमने देखा था कि ये वॉर के चलते जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली इकोनॉमी थी वो थी यूरोप। और हमने अगर आपको याद होगा कि जो गैस के प्राइसेस हैं, बेसिकली जो फीड स्टॉक के प्राइसेस हैं यूरोपियन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा शूट अप हो गए थे पोस्ट दिस वॉर। और उसी के चलते हमने देखा है कि पूरी यूरोपियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एज एन इंडस्ट्री वाज द मोस्ट इम्पैक्टेड इंडस्ट्री। और अगर ये वॉर जो है रुक जाता है तो डेफिनेटली यूरोपियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा। और जो इंडियन कंपनीज हैं जिनका एक्सपोजर है यूरोप में, उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगले अगर 3 से 6 महीने का मैं व्यू लेता हूँ तो पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा। और ये मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप यूरोपियन मार्केट देखेंगे कैट डैक्स, तो वहाँ रिलेटिवली एक आउट परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 से 6 महीने में, जहाँ इंडियन मार्केट में एक करेक्शन हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि यस डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। और रही बात ऑयल एंड गैस कंपनीज की, तो अगर क्रूड ऑयल के दाम हालांकि ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुके हैं, यहाँ अगर स्टेबल हो जाते हैं बिटवीन $65 to $70, तो डेफिनेटली जो सप्लाई है रशिया से वो भी कहीं ना कहीं ईज ऑफ होते नजर आएगा। और जब मल्टीपल सप्लायर मिलते हैं, वेदर इट इज रशिया, सऊदी अरेबियन कंट्रीज और फॉर दैट मैटर यूएस, तो डेफिनेटली आपको एक जो रिस्क रहता है कि सडन स्पर्टिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस के चलते आपकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आएगी, मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव रह सकता है टिल द टाइम गवर्नमेंट डजंट टिंकर विद एन ऑयल एंड पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस ऑन इन द रिटेल मार्केट, जो कि हमने देखा है कि काफी समय से स्टेबल है डिस्पाइट ऑफ करेक्शन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आज के डेट में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही हैं, आई एम अज्यूमिंग कि दैट विल बी मेंटेन्ड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। ठीक है। आज सर एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, वो है फेड की बैठक। बैठक में जो घोषणाएं होंगी, हालांकि कल होंगी, बैठक आज से शुरू हो रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार भी इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीदें नहीं हैं। कैसी टोन फेड गवर्नर की रहनी चाहिए जिससे कि मार्केट को पॉजिटिविटी मिले? और इंडियन आईटी कंपनीज़ का क्या होगा जो कि अमेरिका में जो हाल फिलहाल में सेलिंग आई थी उसकी वजह से गिरी, लेकिन अब चूंकि अमेरिकन मार्केट भी रिकवर हो रहा है और आज आईटी काउंटर में भी अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स भी करीब 400 पॉइंट ऊपर है। कैसे देख रहे हैं सर इंडियन आईटी कंपनीज़ का भविष्य? पहले यूएस फेड की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि दिस विल बी अ काइंड ऑफ नॉन इवेंट एज फार एज यूएस फेड आउटकम इज कंसर्न, क्योंकि जो यूएस फेड का जो स्टांस रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन इन दी ट्रेड विच इज गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफ लाइकली इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ने के प्रोबेबिलिटी और जो रेट कट की जो आशंकाएं है वो सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में ज्यादा रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ नॉन इवेंट रहेगा।
यूएस फेड की जो आउटकम है। और रही आईटी कंपनीज की बात, तो जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि अगर यूएस में इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा बिकॉज ऑफ दिस वॉट एवर रिसेट जो ट्रम्प साहब करने जा रहे हैं इकोनॉमी में, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज पर आते हुए दिख सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। And that can lead to a shrinkage in premium of IT companies over the Nifty 50 as an index। तो ये जो एक कहीं ना कहीं नैरेटिव के चलते हमने ऑलरेडी देखा है कि स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट हो चुके हैं। बट मुझे लगता है कि अब जब आपकी जो तीन चार जो बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज हैं, उनकी वैल्यूएशन जब 22 से 24 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर आ चुकी है, तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, अनलेस एंड अनटिल आप ये कहो कि यूएस रिसेशन में चले जाएगा, जिसके चलते जो 8-9% की ग्रोथ सबने अपने एस्टिमेट्स में पेंसिल किया है FY26 के लिए, वो फर्दर डाउनग्रेड हो जाए। तो मुझे लगता है कि कंपनी आर डिलीवरिंग 7 to 8% काइंड ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ, आई थिंक a very cash rich companies, consistent dividend paying companies can continue to command 22 to 25 1 year forward price to earning multiple। तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। अपसाइड के लिए मुझे लगता है कि जो कंपनीज की जो कमेंट्री रहेगी आने वाले क्वार्टर में विथ रिगार्ड टू डिमांड एनवायरनमेंट, उनकी क्लाइंट से क्या बात हो रही है, जिस तरह से इकोनॉमिक माहौल बना हुआ है यूएस में, आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द की ड्राइविंग फैक्टर। तो मुझे लगता है कि किसी को अगर फ्रेश एक्सपोजर लेना है आईटी सेक्टर में, तो 15-20 दिन रुक जाइए। आई थिंक फ्रॉम 10th of April वी विल स्टार्ट अर्निंग सीजन किकिंग ऑफ अगेन विद एन आईटी सेक्टर, और उसके बाद आप ये आईटी सेक्टर पर कॉल ले सकते हैं। ठीक है। तो सर ने ये भी बता दिया कि अभी क्या करना चाहिए फेड की बैठक के चलते आईटी शेयरों में। लेकिन सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बढ़ता ही जा रहा है वो है गोल्ड, और लोगों ने जिन्होंने बेच दिया या जो ख़रीद नहीं पाए, दोनों ही अब थोड़ा परेशान हो रहे हैं। और यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने कि पहले मैंने ही इस प्रोग्राम में बताया था कि $3000 पर ऑन्स का टारगेट दिया था और वो अचीव हो गया। अब उन्होंने अपना टारगेट बढ़ाकर $3200 कर दिया है। अगर हम देखें तो 2025 में गोल्ड की कीमतों में करीब 14% का उछाल देखने के लिए मिला है। वहीं अगर देखें 2024 में करीब 27% गोल्ड की कीमतें बढ़ी थी। सर ये जो गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और गोल्ड, इन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया सर। गोल्ड आपको भी लगता है कि यहाँ से $3200 यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी करीब करीब अगर 7% और चलेगा तो इंडियन मार्केट में भी ऑलमोस्ट 7% का उछाल देखने के लिए मिलेगा, लगता है आपको? और क्या गोल्ड लोन से जुड़ी कंपनियों का भविष्य लगता है? विवेक जी, गोल्ड प्राइस के ऊपर मैं फोरकास्ट नहीं करना चाहूंगा, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है कि जी। गोल्ड के दाम कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि दिस इज ड्रिवन बाय मेनी मल्टीपल फैक्टर जो आपको ट्रैक करने होते हैं, और उसके बेसिस पे आप एक फेयर वैल्यू निकालते हैं गोल्ड की। बट इन केस गोल्ड प्राइसेस आर अप 15% ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, तो डेफिनेटली गोल्ड लोन कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो ऑटोमेटिकली घट जाता है। और सिंस दिस आर शॉर्ट टर्म लोन, कहीं ना कहीं उन्हें एडिशनल लोन डिसबर्स करने की जगह बनती है, विच जो कि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड रहता है जितनी भी गोल्ड लोन कंपनीज है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमने देखा है कि कोई भी चीज जब अचानक से चलने लगती है, उसमें रैली होती है, तो सब लोग उसी को चेस करने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा एक सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप टॉप पे कोई भी एसेट में आप बाइंग कर ले और उसके बाद उसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन या काइंड ऑफ करेक्शन आ सकता है। तो एक काइंड ऑफ मिक्स एसेट एलोकेशन रखेंगे रादर देन चेजिंग ओनली गोल्ड एट अ करंट जंक्चर विच इज डूइंग रिलेटिवली वेल। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनी डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। और रही गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज की बात, तो मुझे लगता है कि विद एन सिग्निफिकेंटली हाई प्राइसेस टू सम एक्सटेंट, यस, वॉल्यूम्स कैन गेट इम्पैक्टेड एज फार एज गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज आर कंसर्न, और मे बी थोड़ा सा एक पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड हम देख सकते हैं गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज के पर्सपेक्टिव से। ठीक है सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि इस समय मार्केट में है कि बजाज से अलग होगी एलियांस। बजाज एलियांस इंश्योरेंस में से एलियांस अपना हिस्सा बेचने जा रही है, और 24 साल से दोनों ग्रुप एक साथ थे। एलियांस अपना 26% स्टेक 24,180 करोड़ रुपए में बेचेगी। बजाज ग्रुप ही इस 26% हिस्से को खरीदने जा रहा है। बजाज फिनसर्व के तहत पूरा इंश्योरेंस कारोबार आता है, और बजाज फिनसर्व की जो प्रमोटर कंपनी है वो बजाज होल्डिंग, और बजाज फाइनेंस की प्रमोटर कंपनी है एक तरह से बजाज फिनसर्व। तो बजाज होल्डिंग
सबसे ऊपर हो गई, उसके नीचे हुई बजाज फिनसर्व और उसके नीचे हुई बजाज फाइनेंस। सर इन तीनों पर क्या क्या असर होगा? थिंक विवेक जी, पहले तो हमने जब ये डील अनाउंस हुई तो देखा कि क्या वैल्यूएशन पर डील हुई है। तो मैं देख रहा था कि जो जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस है, अगर आप देखेंगे सालाना ये कंपनी 1600 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। तो क्लोज टू 33 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये डील हुई है। ये लगता है कि काफी फेयर डील बजाज ग्रुप को मिली है। और रही लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात, जो एम्बेडेड वैल्यू थी, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेट्रिक होता है FY 24 की, वो तकरीबन 21,700 22,000 के आसपास की वैल्यू थी। और ये जो स्टेक है इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे, आप पूरी 100% की तो 40,000 करोड़ की निकल कर आती है, तो विच इज 1.8 टाइम्स प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू, अगेन विच इज अ वेरी फेयर वैल्यू। तो मुझे लगता है कि बजाज ग्रुप को काफी फेयर डील मिली है एज फार एज बाइंग दिस 26% स्टेक इज कंसर्न। तो डेफिनेटली 100% कंट्रोल दोनों ही बिजनेसेस में, लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज जनरल में, बजाज ग्रुप का आ जाएगा। और जब आपका 100% कंट्रोल होता है तो डेफिनेटली आप एक अलग रणनीति के साथ आप एग्रेसिव काम भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि कोई इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि जो अलायंस ग्रुप है, सिंस वो माइनॉरिटी में थे ये बिजनेस में, मे बी उनका एस्पिरेशन होगा कि दे वांट टू रन दिस बिजनेस एज अ मेजोरिटी पार्टनर, जहां अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ काफी लंबी है। तो विद 100% FDI इन इंश्योरेंस, डेफिनेटली ये मार्केट में, इंडियन मार्केट में रहना चाहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि और कोई दूसरा पार्टनर इनके साथ जुड़ेगा कि ये 100% खुद ओन कंपनी चलाएंगे। तो दैट्स द पर्सपेक्टिव। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो आई थिंक ये जो डील का जो स्ट्रक्चर है, इन शॉर्ट टर्म मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, बोथ इंश्योरेंस एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। और रही बजाज फिनसर्व की बात, तो उसमें सिर्फ मेजोरिटी वैल्यू बजाज फाइनेंस की भी आती है, तो दैट बिजनेस इज डूइंग वेल। तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस की भी जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 9,000 9,200 के आसपास की आती है। तो अगर आप सम ऑफ द पार्ट करेंगे तो बजाज जो फिनसर्व है उसकी वैल्यू आएगी तकरीबन 2,000 2,050 के आसपास। तो अगर आप ये दो प्राइस टारगेट ध्यान में रखेंगे, 2,050 फॉर बजाज फिनसर्व एंड 9,000 टू 9,200 फॉर बजाज फाइनेंस, ये दो प्राइस टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप स्टॉक को अप्रोच कर सकते हैं। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, वो है हिंडनबर्ग की वापसी। अब हिंडनबर्ग की वापसी से नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे अदानी स्टॉक्स तो गिर ही जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये वापसी इस बार हिंडनबर्ग ने तो अपनी कंपनी बंद कर दी थी, हिंडनबर्ग जो रिसर्च थी वो तो बंद हो गई थी, लेकिन उनके जो की एम्प्लॉयज़ थे, की एनालिस्ट थे, उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, वो है मॉर्फस रिसर्च। और मॉर्फस रिसर्च ने सोमवार को यानी कि कल एक अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। और हमेशा से वो शॉर्ट रिपोर्ट ही जारी करते हैं, और शॉर्ट रिपोर्ट ही जारी की उन्होंने। और ये जो शॉर्ट रिपोर्ट थी वो थी अमेरिकन कंपनी सोलरिस एनर्जी पर, जिसकी वजह से, इनकी शॉर्ट रिपोर्ट की वजह से वही आरोप प्रत्यारोप लगाए कि ये इरेगुलरिटीज़ हैं, ये इन्होंने ठीक से नहीं किया, यहाँ पर झोल है। और उसके चलते ही शेयर 19% नीचे आ चुका है। मॉर्फन रिसर्च में हिंडनबर्ग के पुराने सारे एनालिस्ट हैं ज़्यादातर, और हिंडनबर्ग के जो प्रमोटर हैं नेट एंडरसन, इस कंपनी से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि जो मेरे हिंडनबर्ग के एलुमनाई थे वो ज़्यादातर इस मॉर्फस रिसर्च में काम कर रहे हैं, और इनको मतलब इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और इनडायरेक्टली वो सेंटिमेंटल इन लोगों को बैक कर रहे हैं। अब पीछे क्या स्टेक होगा क्या नहीं होगा वो अलग की चीज़ हो सकती है, लेकिन सर ये अल्टीमेटली शक्ल बदल, मतलब कंपनी बदल गई, लोग वही हैं ज़्यादातर। तो इससे अदानी ग्रुप शेयरों पर कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा? देखिए, पहली बात तो हाँ, ये खबर मैंने आप ही के थ्रू सुनी अभी चैनल पर, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसी भी कोई डेवलपमेंट हुई है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अदानी ग्रुप पर इसका कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये काफी पुराना केस हो चुका है और काफी सारी क्लीन चिट भी ऑलरेडी मिल चुकी है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई इम्पैक्ट टिल द टाइम ये जो रिसर्च कंपनी है कोई इंडियन कंपनी के को लेकर कोई रिपोर्ट बनाए तो बात अलग है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली कंसर्न बन सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैं मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट रहेगा।
चलिए ठीक है। तो अदानी ग्रुप पर अभी कोई इम्पैक्ट डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदानी ग्रुप को हिंडनबर्ग का नाम जोड़ दीजिए तो बस अदानी ग्रुप के शेयर तो टूट जाते थे, केवल ये नाम जुड़ते ही टूट जाते थे। और अब चूंकि हिंडनबर्ग तो नहीं है सामने, और उन्होंने ऐसी कोई मंशा भी नहीं दिखाई है अभी कि मॉर्फस रिसर्च के लोगों ने कि हम अदानी ग्रुप को दोबारा तोड़ेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन हाँ, रिसर्च कंपनी बन चुकी है, और जब हिंडनबर्ग की कंपनी डिसमेंटल हुई थी, जब बंद किया गया उसको, तो उस दिन सेंटिमेंटली तो अदानी ग्रुप के शेयरों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। तो अब चूंकि वो लोग फिर अपनी एक कंपनी बना चुके हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि थोड़ा सा तो मतलब हो सकता है कि जब अभी ये जैसे सर ने भी नहीं देखी खबर, तो शायद ये अभी मार्केट में बहुत पूरी तरह से आई भी नहीं है, लेकिन ये खबर है। और इसका पुष्टिकरण भी उन्होंने, जो हिंडनबर्ग के जो पुराने प्रमोटर हैं, उन्होंने कर दिया है कि हाँ भाई, रिसर्च पर आप गौर कर सकते हैं। लेकिन सनी सर, अब चूंकि पिटाई काफ़ी हो चुकी है, तो इस समय जो फ्रेश बाइंग होगी, पहली बात तो वो कितनी इंटेंसिटी के साथ करनी चाहिए, और दूसरी कि जो इंटेंसिटी हो वो उन्हीं शेयरों में होनी चाहिए जहाँ पर कि 50-50% का हमने गिरावट देखी है, या हमें कुछ ऐसे शेयर पकड़ने चाहिए इस समय जो कि इस पूरी गिरावट में भी स्ट्रेंथ के साथ डटे रहे? कौन से शेयर चुने? विवेक जी, आई थिंक आपकी जो दूसरी वाली रणनीति है, मैं उससे सहमत हूँ कि जो रिलेटिवली आउट परफॉर्मर होते हैं गिरते हुए मार्केट में, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट या स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट बना होता है। तो जो रिलेटिवली सेफर स्टॉक है, जहाँ आउट परफॉर्मेंस दिखा है हमने, ऐसे सेक्टर में या ऐसे स्टॉक में बने रहने की राय यूजुअली हम लोग भी देते हैं। और रही करेक्शन की बात, तो करेक्शन के बाद यूजुअली जो वैल्यूएशन पैरामीटर पर जहां वैल्यू इमर्ज होती है, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आरईसी लिमिटेड जो कि एक पावर फाइनेंस कंपनी है। अगर आप देखेंगे कि 6 महीना पहले ये जो कंपनी की वैल्यूएशन थी, तकरीबन 2 के ऊपर की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये कंपनी ट्रेड हो रही थी। और अब जब करेक्शन हुआ है, तो अगेन काफी वैल्यूएशन रिजनेबल हो चुके हैं। एट द सेम टाइम जो कंपनी की जो ग्रोथ आउटलुक है, वहां हम देख रहे हैं कि 13 से 15% की जो क्रेडिट बुक की ग्रोथ है वो पॉसिबल है, जो कि कंपनी ने टारगेट किया है कि अगले 5 साल में अपनी लोन बुक ग्रुप भी डबल लोन बुक को डबल कर लेंगे। एसेट क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 3-4 सालों में। एक वक्त इनका जीएनपीए 4% हुआ करता था, जो कि घट करके अब 1.5% के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कंपनी जहाँ वैल्यू काफी ज्यादा है, डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से, और एट द सेम टाइम इंडस्ट्री टेलविंड भी है, जहां हम देखते हैं कि पावर की जो डिमांड है एवरी ईयर 4-5% से ग्रो होती रहती है, बिकॉज ऑफ दी द काइंड ऑफ नेचर ऑफ द इकोनॉमी, द काइंड ऑफ फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इंक्रीज इन लोकल कंजम्पशन। तो मुझे लगता है कि ऐसे सेक्टर जहां इंडस्ट्री में टेलविंड भी है, स्टॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, और आगे का जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफी सर्टन है, 13 से 15% का, ऐसे कुछ बिजनेसेस में फोकस करना चाहिए। जहाँ पर सर आप फोकस कर रहे हो, जहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हो कि यहाँ बाय कर लीजिए, काफ़ी पिट चुके हैं या अच्छी रिलेटिवली स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई है, कोई नाम बता दीजिए सर। तो विवेक जी, हम एपीएल अपोलो ट्यूब्स को ओके। रिकमेंड करना चाहेंगे। अगर आपको याद होगा कि दिसंबर क्वार्टर में वन ऑफ द रिकॉर्ड हाई प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पेश की थी। और एट द सेम टाइम अगर आप इनका वॉल्यूम नंबर देखेंगे, तो ये साल आई थिंक इनका जो गाइडेंस था 3 मिलियन टन वॉल्यूम सेल करने का, 3.2 टू बी वेरी प्रिसाइज, मुझे लगता है कि वो अचीव हो जाएगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट हमारा ये मानना है कि कंपनी 4 मिलियन टन का जो वॉल्यूम है FY 26 में जाके, जो कि आने वाले साल में कर पाएगी, तो 3.2 टू 4 मिलियन टन इज अ डिसेंट जंप। एंड 4 टू 4.8 मिलियन टन जो FY 27 का जो एस्टिमेट है, वो हमारा एस्टिमेट है। और इसके पीछे कारण है कि इन्होंने जो रिसेंटली रायपुर में अपना प्लांट कमीशन किया था वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का, वहां जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ग्रेजुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होते नजर आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट इन प्रोडक्ट मिक्स टुवर्ड्स द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, हमें लगता है कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है अगले 2 साल में, जो आज के डेट में कंपनी 700-800 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है FY 25 में, हमारा ये मानना है कि ये जो प्रॉफिट है बढ़ करके 1600 करोड़ FY 27 में हो जाएगा। तो 2 साल में तकरीबन डबल प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कंपनी से।
और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो 30 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम आरओई आरओसी आर नॉर्थ ऑफ 20%। तो आई थिंक वन ऑफ द लीडर है अगर आप स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज प्लेयर की बात करेंगे। तो हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू 1800 रुपए का है, ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो एपीएल अपोलो यहाँ पर सर की राय है बाय करने की, और यहाँ पर लगता है कि सर को अच्छा अपसाइड मिल पाएगा। और ये जितने भी स्टील और स्टील ट्यूब्स के काउंटर हैं उनमें हैमरिंग तो हुई थी, लेकिन स्ट्रेंथ पिछले 1-2 महीने से अच्छी दिखी भी है। तो रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि ये काउंटर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और यहाँ पर सर को लगता है कि अच्छा अपसाइड मिल पाएगा। सनी सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक जी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीएनके कैपिटल के हेड रचित जी जुड़ चुके हैं, रचित खंडेलवाल जी। रचित जी, गुड मॉर्निंग। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी, दर्शकों को भी, और एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर सर। रचित भाई, ये बताइए, ये जो मार्केट में तेज़ी लौटी है, जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी तो उस दिन आप कह रहे थे कि सर अब तो रिलायंस भी टूट गया, अब तो मतलब होप जो है अब जो पहले तो रिटेलर्स पैनिक में आए, इन्वेस्टर्स पैनिक में आए, उसके बाद जब रिसर्च हाउसेज या ब्रोकिंग कम्युनिटी पैनिक में आने लगे, क्योंकि रिलायंस आखिरी होप था, वो भी टूट गया था जब वो 1200 के नीचे गया था और 1150 1160 की रेंज में आया था। हालांकि वो रिकवर हो गया 1-2 दिन बाद ही, और वो अभी भी 1230-40 की रेंज में ही चल रहा है। सर, रिलायंस तो ठीक है, लेकिन जो बाकी शेयर रिकवर हो रहे हैं उसकी वजह से कुछ सेंटीमेंट लौटा है क्या? कुछ बातें हो रही हैं क्लाइंट्स से आप लोगों की, क्या होप दे रहे हैं, या अभी भी पैनिक है, या अभी भी डर है? सर देखिए, एक चीज रिकॉल करते हैं। हम बात करते हैं, एक टाइम था जब हमने ये बात करी थी और आपका मेरा डिस्कशन भी हुआ था। हम नियर अबाउट 22,100 के आसपास बैठे थे, और हमने ये बात कही थी कि मार्केट में आप चुनिंदा बाइंग करते रहे, सिलेक्टिव बाइंग करते रहे। मार्केट कब रिवर्स करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, और आज इन लेवल्स पे हम उसका बिल्कुल कॉन्ट्राव्यू देंगे आपको, क्योंकि ये जिस तरीके से रिकवरी आई है, ये रिकवरी कितनी सस्टेनेबल होती है या ये और कितना ज्यादा मोमेंटम लेती है, इस पे थोड़ा सा डाउट बनता है। क्योंकि इस रिकवरी का जो टाइमिंग है ना, वो बहुत कंफर्टिंग नहीं है। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। 2 तारीख को आपका जो यूएस का टैरिफ लगने वाला है उसका डिसीजन आने वाला है, और इंटरनली हम एक कंफर्टेबल सिचुएशन पे अब धीरे धीरे बैठते जरूर जा रहे हैं, बट ये जो एक सडन रिकवरी है ये उसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। अगर हमने थोड़ा सा एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन और बिताया होता, क्योंकि आप देखें हमने लास्ट ट्रंकेटेड वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया, उसके बाद अब ये जो कंटिन्यूस रिकवरी आ रही है और जो मोमेंटम आ रहा है, इनफैक्ट कल आपके चैनल के माध्यम से जब मैं दर्शकों से जुड़ा था तब भी मैंने एक यही चीज कही थी कि गिफ्ट निफ्टी की ऐसी ओपनिंग देख के आप बहुत ज्यादा यूफोरिक मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का जो एक डायरेक्शन था वो यूएस की फ्राइडे क्लोजिंग से आ रहा था और यूएस की थर्सडे क्लोजिंग इक्वली नेगेटिव थी। उसके बावजूद आप देखें, कल मार्केट खुला, मार्केट तेजी में गया, उसके बाद मार्केट वापस से कूल ऑफ किया और क्लोजिंग के टाइम पे वापस से ऊपर चला गया। अभी आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी होगी, 22,800 और 23,000 ये 2 लेवल हैं जहां पे जाके कहीं ना कहीं निफ्टी थकनी चाहिए, कहीं ना कहीं निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आना चाहिए, और जो भी लोअर लेवल्स पे आपने माल शेयर्स परचेज किए हैं उनको आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा कोई भी सिस्टमैटिक चेंज अभी नहीं आया है जो पिछले हफ्ते या उसके पहले नहीं था। हम उन्हीं लेवल्स पे हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है और इन्फ्लेशन का डेटा है वो थोड़ा एनकरेजिंग था, बट वो इतना इनकरेजिंग नहीं था जिस तरीके से आप अभी इस मोमेंटम पे आके बैठे हुए हैं। तो थोड़े से सतर्क रहें, और अच्छी बात है तेजी आपको मिली है, इसका भरपूर फायदा उठाएं, और जो लोअर लेवल्स पे आपने स्टॉक उठाए हैं या जो भी ऐसे स्टॉक हैं जिनमें आपकी पोजीशन स्टक अप हो गई थी और वो ट्रेडिंग कॉल थी, उनमें जरूर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए।